हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। देखिए, हम आप लोग के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी स्टेट और सेंट्रल में टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में क्लास करवा रहे हैं। जो आज जो है ये क्लास नंबर 5 है बाबू। हम लोग इसके पहले ऑलरेडी सेट्स का जितने भी कंसेप्ट थे वो डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लिए हैं, और आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम क्या है, रिलेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि रिलेशन में भी किस किस तरह से कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए, वो क्या हो जाए। देखिए, हम आप लोग को हमेशा कहते हैं कि आप जो है सो हमेशा फ्रेंड भी बनाते हैं, वो एक पॉजिटिविटी फ्रेंड बनाए, मीन्स ऐसा फ्रेंड मत बनाए जो पूरा नेगेटिविटी में डूबा हो, और आप जो है सो नेगेटिविटी पर्सन से दूर ही रहें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड के ऊपर ही एक पॉजिटिविटी बातें हैं बाबू, वो क्या है कि अ पेन कैन डू मिस्टेक, अ पेन कैन डू मिस्टेक बट अ पेंसिल कांट बिकॉज इट हैज अ गुड फ्रेंड इरेजर। So only a good friend can erase your mistakes and make you perfect, है ना। जैसे अब क्या होता है कि नहीं बोलता कि दोस्त ही एक ऐसा रिलेशन होता है। आज हम लोग वैसे रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्त ही एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके पास हम लोग ईच एंड एवरी बात शेयर करते हैं। अगर दोस्त ही नेगेटिविटी में डूबा रहा, वही बदमाश रहा, तो फिर हमारा भी वही हाल होगा। इसीलिए हमेशा आपको किसी को अगर फ्रेंड बनाना है तो जो ऐसा बंदों को बनाइए जो हमेशा पॉजिटिविटी बात बोले, पॉजिटिविटी रहे, मीन्स उसके अंदर नेगेटिविटी भर के नहीं रहे। क्योंकि फ्रेंड ही जो है जिसके साथ हम मैक्सिमम समय जो है सस्पेंड करते हैं, है कि ना। तो आप लोग को फ्रेंड जो है सो बढ़िया वाला बनाना है, ताकि आप लोग को आपको भी मोटिवेट करे, आप भी उसको मोटिवेट करो और अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहो, है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में ही बात करने वाले हैं, रिलेशंस के बारे में। फ्रेंड और मतलब दोस्त, मतलब एक लड़के के साथ हम लोग का एक रिलेशन रहता है दोस्त का, है ना। लड़की होगी तो लड़की के साथ रहता है, तो वही रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। अब बात आप पूछ रहे हो कि हम लोग जो ये सारा टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम एक बार तो सब नहीं बता सकते हैं कि वो आपके लिए भी समझना सही नहीं रहेगा कि जितने भी टॉपिक पढ़ा जाता है गुरुजी उसको पढ़ते हैं क्यों मैथमेटिक्स में। जैसे जैसे टॉपिक आएगा उससे हम बात करेंगे कि उसको पढ़ा क्यों जाता है। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशंस के बारे में, तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता मैथमेटिक्स में क्या पढ़ गए। जैसे बहुत बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यूज आता है, कहीं ना कहीं यूज करता है। ये सोच रहा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कहाँ यूज आता है। तो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिलेशन, ये कहाँ यूज आता है। तो ये रिलेशन जो है बाबू, ये दो थिंग्स के बीच किस प्रकार कनेक्टेड है, वो दो थिंग्स उसके बारे में बताता है रिलेशन। जैसे कहें तो अगर हम अपनी मम्मी के बारे में बोले तो हम और माता किस प्रकार कनेक्टेड है, माँ बेटा का रिलेशन है। अगर हम आप में बात करें तो किस प्रकार हम लोग दोनों कनेक्टेड है, तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। तो वही बताता है रिलेशन, क्या बता कि दो थिंग्स जो है वो किस प्रकार आपस में कनेक्टेड है, यही बताता क्या, रिलेशन। तो ये तो समझ में आ गया कि रिलेशन पढ़ते हैं क्यों। रिलेशन इसलिए पढ़ा जाता है कि हम लोग रिलेशंस से जानते हैं कि दो थिंग्स जो है सब किस प्रकार कनेक्टेड है ना। तो ये चीज पता चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, बहुत बार पूछते हैं ना, जैसे बहुत बार होता है कि आखिर और उसे में जेन्युइन चीज़ है ये क्वेश्चन भी अरेज करना कि जो साइंस पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यूज करने को तो मिल ही जाता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में भी यूज करने को मिलता है, बशर्ते वो आपको बताया नहीं जाता। आज तो आप लोगों को पता चल गया कि रिलेशन क्यों पढ़ते हैं सो, है ना। अब देखिए, हम डायरेक्ट रिलेशन आने से पहले आप लोग को बताते हैं, इसके टॉपिक में मूव करते हैं। और रिलेशन बात करने से पहले हम आप लोगों को पहले ये बताते हैं कि ये ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये सब क्या होता है, क्योंकि ये अगर जानिएगा तो रिलेशन आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, है ना। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, और नाम से तो कुछ क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब कोई सा भी एलिमेंट होगा वो पेयर के फॉर्म में होगा,
पेयर का मतलब क्या होता है, जुड़वा ही होता है ना। तो बताया ना कि मैथमेटिक्स में डेफिनेशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप उस टर्म के बारे में समझ जाओ, ये आपके लिए इनफ है ना। और वैसे आप कंपटीशन के एग्जाम फाइट कर रहे हो, नॉर्मली कोई एग्जाम भी फाइट करते हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस वर्ड के बारे में पता होना जरूरी है, ना कि उसका डेफिनेशन। अब बस खोपड़िया जैसे इसके बारे में आपको अगर पता, हम भी समझाएंगे, वो समझ में आ गया तो फिर उसकी डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता आप खुद ही क्रिएट कर लोगे, है ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर रहता है बाबू, पेयर का मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हो। जैसे हम ले लिए एग्जाम्पल में 1 और 2, है ना, ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ये 1 2 ऑर्डर पेयर हुआ, तो क्या 1 2 अगर हम ऐसा लिख देंगे तो क्या ये ऑर्डर पेयर होगा, नहीं होगा। ये पेयर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, पेयर में तो है ही लेकिन ये ऑर्डर्ड मैटर करता है। मीन्स अगर ये ब्रैकेट के अंदर 1 2 लिखा हुआ है, इसको अगर हम पलट देंगे 2 1 लिखेंगे तो ये सब दोनों जो है मेरा डिफरेंट है, ये सब दोनों जो है इक्वल नहीं है मेरा। लेकिन यहाँ जो 1 2 लिखे हैं, अगर इसको पलट देंगे 2 1 लिख देंगे तो ये सब मेरा दोनों का दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है ये सब दोनों। जैसे बात को समझिए, जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे x² माइनस का 3x और प्लस का 2 = 0। आराम से समझते जाना है, और एक ही क्लास में इसको रिलेशन को कंप्लीट करेंगे, है ना। देखते हैं जहाँ तक हो पाता। अब ये x² माइनस का 3x प्लस का 2 = 0, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमको x का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x² माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 = 0, है ना। यहाँ से अगर हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 = 0। मतलब एक फैक्टर बन जाएगा आपका x माइनस का 1 और एक फैक्टर बन जाएगा आपका x माइनस का 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1, 2। अब ये x का वैल्यू 1, 2 आया, तो क्या अब इसको अगर हम ऐसा लिख देंगे कि नहीं, x का वैल्यू हम पहले 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, तो क्या दिक्कत है कोई, समझिए बात को। हम जो है सो इस तरह अगर लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए, बात बराबर है। लेकिन यहाँ अगर 1 2 2 1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये बात गड़बड़ा देगा। जैसे समझिए, जैसे हम एक ले लिए, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये आपका 1 है कहीं, ये 2 है और ये 3 है आपका, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। पहला में क्या बोला है कि 1 2 क्या होगा, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट x कोऑर्डिनेट को दिखाता है और सेकंड जो है y एक्सिस को या y कोऑर्डिनेट को दिखाता है। तो 1 2 यहाँ आएगा आपका, है ना, ये आपका जो है ये आपका 1 2 है। और फिर क्या 2 1, तो 2 1 मेरा यहाँ आएगा। अब देखिए ये दोनों पॉइंट अलग अलग जगह पे आ रहा है, अगर सेम रहता तो एक ही पॉइंट पे आता, लेकिन 2 पॉइंट अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है, तो ऑर्डर पेयर कहता है कि ऐसा पेयर जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो, है ना, जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो, लेकिन उसका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब इसको अगर आपस में चेंज करते हैं तो वो इक्वल ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो पेयर के अंदर हो, है ना। जैसे एक से ए दे दिया हुआ मेरा ब्रैकेट और इसके अंदर 2 एलिमेंट रख दिए, इसी को बोलेंगे पेयर। तो जितने भी इस तरह के एलिमेंट बनेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ हल्का सा अंग्रेजी भांजना चाहें तो यहाँ भांज सकते हैं कि ये जो है ऑर्डर पेयर एक पेयर ही होता है, लेकिन वो पेयर किस तरह रहेगा, तो ये जो है ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो ये पेयर ही रहता है। ऑर्डर्ड पेयर ही क्या रहता है, एक पेयर ही रहता है। किस तरह का रहता है, ए बी फॉर्मेट में रहता है। सच दैट, अगर हम सेट्स से रिलेट करना चाहें तो सच दैट किस प्रकार रहता है, तो सच दैट जो ए है सो बिलोंग्स करेगा ए से, और जो बी है वो बिलोंग्स करेगा बी से, है ना। उसी को बोलेंगे हम लोग ऑर्डर पेयर। जैसे कहने का मतलब ये चीज समझ में आ गया, है ना, ये से इरेज कर रहे हैं हम, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बात को सिर्फ समझते जाना, ये चीज समझ में आया ना, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्या, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो है सो पेयर ही रहता है ए बी, सच दैट इस प्रकार के ए जो से बिलोंग्स करेगा ए में और बी जो से बिलोंग्स करेगा बी में। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, जैसे हम ले लिए, हम 1 2 ही ले लिए, 3 4 ले लिए, माइनस का 1
और 0 ले लिए, 2 और माइनस का 5 ले लिए। ये सारे जो हैं सो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर पेयर, है ना। ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी देखिए पेयर में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यही बात क्लियर हो गया। तो ऑर्डर पेयर में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर भी मैटर करता हो गुरुजी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इसको अगर पलटेंगे तो फिर ये नंबर भी मेरा क्या पलट जाएगा, मतलब ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, ये पेयर भी चेंज हो जाएगा मेरा, है ना। लेकिन अगर हम सिंगल अगर -1 0 रखें तो इसको चेंज करेंगे तो कोई रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी आप लोग को एक एक इक्वेशन के माध्यम से समझा दिए। चलिए, ये ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, है ना, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग कैसे कहेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल है? तो मान लेते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स A1 B1 and A2 B2 are equal if and only if दो ऑर्डर पेयर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, A1 B1 एंड A2 B2, ये ऑर्डर पेयर है, इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं कब? जब फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट मतलब A1, इफ एंड ओनली इफ जब फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, एंड फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो ही हम लोग कहें कि ये ऑर्डर पेयर जो है सो क्या है? इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, है ना। जैसे हम क्वेश्चन एग्जांपल के मदद से समझते हैं। जैसे हम कह दिए कि आपको जो है सो ये x प्लस का 2, है ना, x प्लस का 2, x प्लस का 2, ओहो, x प्लस का 2 और y माइनस का 3, ये आपका इक्वल है 3 और -2 के, है ना। तो इस बात से आप क्या समझे? तो इस बात से हम ये समझे कि ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब x प्लस का 2 जो है वो किसके इक्वल है? तो ये 3 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। लेकिन आज जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है y माइनस का 3, ये किसके इक्वल है? तो ये -2 के इक्वल है। और यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? प्लस का 1, है ना, ये उधर चला जाएगा। तो माइनस का 3 और माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकता है? जब किसी एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, और ऑर्डर पेयर किसी एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो ही हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्डर पेयर जो है सो मेरा क्या है? इक्वल है। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन की मदद से समझे कि ये दोनों मेरा ऑर्डर पेयर है और दोनों इक्वल दिखा रहा है, इसका मतलब x प्लस का 2 जो है सो 3 के इक्वल होगा, यहाँ से x का वैल्यू 1 निकल गया, और x माइनस का 3 जो है सो -2 के इक्वल होगा, यहाँ y का वैल्यू क्या निकल गया? 1। कोई दिक्कत बताइए? एकदम रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। बस बात को सिर्फ आप लोग को क्या करते जाना, समझते जाना है आहिस्ते आहिस्ते। तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर समझ गए, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर समझ गए। अब हम लोग किस में आते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। किसके बारे में आते हैं? कार्टेशियन। अब रिलेशन के बारे में भी आ रहे हैं, ये सब चीज़ जानना जरूरी है। ये सब चीज़ जान जाइएगा तो फिर रिलेशन यूं ही समझ जाइएगा आप। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना।
ये नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तो मसला है गुरुजी जिसमें सेट्स को जो है ना सब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है ना। सोचना भी आपका सही है, खराब तो है नहीं। ये क्या लिखे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या कहता है, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या कहता है, इसमें भी वो ऐसा ही है कि अभी आप लोग को ऑर्डर पेयर समझ में आ गया है ना, कि जितने भी एलिमेंट होंगे इस फॉर्मेट में होंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग्स करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग्स करेगा, है ना। अब यहाँ हम ए भी लिखे नहीं है, ए भी आप लिख सकते कोई भी, जैसे यहाँ ए की जगह पर तो आपका 1 ए जो देखिए यहाँ जो फॉर्मेट लिखे सो समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ए जो है सो फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए से, और छोटका बी जो है सो बी से, बड़का बी से मतलब बिलोंग करना चाहिए। और ए मेरा फर्स्ट में है, बी मेरा सेकंड में, मतलब ए जो सारा एलिमेंट जो फर्स्ट वाला से मेरा ए कहलाएगा, है ना। और ये जो सारा एलिमेंट जो है सो बी वाला, सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जितना भी एलिमेंट है ये मेरा क्या कहलाएगा, बी एलिमेंट कहलाएगा, है ना। चलिए समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ देखिए और क्लियर से समझ में आएगा। अब यहाँ क्या कहता है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर तो समझ में आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि ए बी ला एलिमेंट रहता है ना, बस उसी का डेफिनेशन को डिट्टो लिखना है। ए बी रहता है सच दैट किस प्रकार, सच दैट किस प्रकार कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ए, ये बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी से, है ना। अब यहाँ अगर ये ऐसा ही डिफरेंस लिख देंगे तो ऑर्डर्ड पेयर, इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है कि जो ये आप ऑर्डर पेयर लिखे ना गुरुजी, इसको अगर सेट्स के अंदर रख देंगे तो मेरा क्या लगेगा, क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। इसको अगर हम सेट्स के अंदर रख देंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और सेट्स में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए इसके बाहर, तो बस ये कहलाएगा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। समझ में आया। अब इसको हल्का सा अंग्रेजी हल्का सा और लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम पास और क्लियर हो जाएगा। इसको दिखाते जो बाबू है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड। इन लोगों का डेफिनेशन आप लोग को उतना है ना, इसके जिसकी डेफिनेशन जरूरत है वो हम आपको करवाएंगे, ऐसा बात नहीं है, नहीं करवाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको दिखाते कैसे है, तो दो सेट्स के बीच क्रॉस का साइन रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। इसको बीच में क्रॉस पढ़ते हैं। अब देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के थोड़ा और बढ़िया से क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं हम कि ए जो है इज इक्वल टू आपका क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 ले लिए, है ना। ये मेरा कहलाएगा क्या चीज कहलाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा मेरा आपका ये जो है सो एक सेट्स ले लिए, ए जो एक सेट्स ले लिए, अभी सेट्स लिए हैं। बी मेरा क्या है, तो बी एक दूसरा सेट्स है, ए और बी। ये ए भी नहीं लेता है, और नंबर ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम लोग 3 और 4, है ना। देखिए ये भी सेट्स लिए हैं मेरे, ये जो है ए बी इस प्रकार आता है कि ए बिलोंग्स करता है, ए बी मेरा क्या रहता है, ए बी मेरा सेट से रहता है ना। ए बी जो है सो मेरा सेट से रहता है, ये आपका अलग कोई चीज़ नहीं है, ए बी जो है सो मेरा सेट से है ना। तो ए कोई सेट ले लिए, बी कोई सेट ले लिए। अब अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट कर रहा है गुरुजी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो रहता है वो ऑर्डर्ड पेयर लिखाता है। अब देखिए इसका ऑर्डर पेयर बनता कैसे है, हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ये पहले फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका पेयर इसके साथ भी बनेगा, 1 3 के साथ भी बनेगा, और 1 जो है सो 4 के साथ भी जुड़ेगा, है ना, 4 के साथ भी। उसी तरह 2 जो है सो 3 के साथ भी बनेगा, 2 जो है सो 3 के साथ भी बनेगा, और 2 जो है सो मेरा 4 के साथ भी बनेगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कोई बात दिक्कत। तो ये मेरा तो बन गया ऑर्डर पेयर है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये मल्टीप्लाई कैसे किए, तो याद रखिएगा हमेशा इसका सारा एलिमेंट जो है बच्चों लोग, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखिए ए से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, 1 1 2 आ रहा है, 1 2 तो 2 आ रहा है। और जो सेकंड एलिमेंट है ये आपका सेट से बी से बिलोंग्स करेगा, देखिए सेकंड बी से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, 3 और 4 आ रहा है, तो 3 और 4 इसमें है।
समझ में आया? तो ये मेरा कहलाएगा, मेरा क्या चीज कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। ये सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 का पेयर ये दोनों एलिमेंट के साथ बनेगा, ये 2 का पेयर दोनों एलिमेंट के साथ बनेगा, और बस ये जितना पेयर में ऑर्डर पेयर बना उसी को हम अगर सेट्स के अंदर रख देंगे तो यही मेरा कहलाएगा क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इसके बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में बात कर ले क्या, नेक्स्ट पेज में चलो बात कर लेते हैं, या इसी में हल्का बात कर लेते हैं, वो सी से रिलेटेड है। यहां नोट में लिखिएगा नोट में लिखना है, क्या लिखना नोट में, तो पहला बात लिखिएगा कि यदि Na, ऐसे लिखे ना, यदि देखो ये A क्रॉस B जो है, अगर हम बात करें कि गुरुजी कि A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होता है, तो A क्रॉस B में उतना एलिमेंट होता है जितना आपका A में एलिमेंट हो और जितना आपका B में एलिमेंट हो, दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही एलिमेंट मेरा A क्रॉस B में होता है। देखिए यहाँ अस्थिर से समझने वाली बात है। A क्रॉस B में कितना ऑर्डर्ड पेयर आया, 1 2 3 4 आया। अच्छा Na में कितना एलिमेंट था, 2, और Nb में कितना एलिमेंट था, 2 2 2 नहीं 4, तो 4 ही है। समझ में आया? तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए, 4। ये एक एलिमेंट बन गया, ऑर्डर पेयर है लेकिन एक एलिमेंट बन गया। ये सिंगल रहता है ना, जैसे अभी बताएं कि एक ये नंबर लिखा हुआ है तो ये एक नंबर है, अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो ये 2 नंबर बन गया, लेकिन अगर जैसा ही ब्रैकेट डालें तो एक इक्वल नंबर बना, मतलब एक ही नंबर बना, ये 1 2 का सेट होगा, ये एक ही नंबर है, ये 2 अलग अलग नंबर नहीं है। ऐसा ना कि 2 नंबर लेके इसको सेट्स के अंदर रख दिए, तो ये एक नंबर का एक सेट्स है, ये है ना, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये बात को समझना है। तो Na मतलब A क्रॉस B में अगर हम लोग जानना चाहें कि कितना एलिमेंट है, तो जितना एलिमेंट आपका A में है और जितना एलिमेंट आपका B में, अगर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही एलिमेंट आपका A क्रॉस B में निकलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दूसरा बात ये कहते हैं कि यदि, या फिर ये देखिए आप कि अगर A क्रॉस 5, देखिएगा समझिए, A क्रॉस B जो है सो 5 आ रहा है, 5 का मतलब क्या चाहिए कि क्रॉस कर रहे हैं तो कोई एलिमेंट में नहीं आ रहा है, तो कब ऐसा पॉसिबिलिटी है, जब 2 सेट्स को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो 5 आ रहा है तो कब पॉसिबिलिटी है, बात को समझिए। देखिए अगर एक एलिमेंट हम 1 2 रख दिए और B के अंदर हम एक एलिमेंट कुछ नहीं रखें, ये सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कभी भी मेरा कोई ऑर्डर पेयर बनेगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 5 आएगा। इस केस में मेरा A क्रॉस B जो है मेरा 5 आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। लेकिन वहीं अगर हम A = 5 रख दिए और B = 1 2 रख दिए तो भी मेरा 5 आना है ना। इस केस में भी अगर A क्रॉस B करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि A के अंदर दूसरा कोई एलिमेंट भी नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं वहीं का अगर A की जगह पर ही 5 रख दें और B की जगह पर भी 5 रख दें तो 100% है, 200% चांस है कि 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों में 5 रखा हुआ है। इसका मतलब अगर A क्रॉस B 5 आ रहा है तो पक्का है गुरुजी, इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या दिखाता है, इफ एंड ओनली इफ। कब ये आ सकता है, जब आपका A बराबर 5 हो, है ना, जब आपका A जो है सो 5 के इक्वल हो और B जो है सो 5 के इक्वल हो, B जो है सो 5 के इक्वल हो, और A एंड B जो है सो ये आपका 5 के इक्वल है। मतलब ये कब पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो ये आपका जब A केवल 5 के इक्वल हो या फिर B केवल 5 के इक्वल हो, या दोनों 5 के इक्वल हो, तो ही ये जो है सो क्या बन सकता है, तो ये A क्रॉस B जो मेरा 5 आ सकता है। समझ में आया? चलिए जी, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ A एंड B, इफ A एंड B इज, इफ A और B लिखे ना, इफ A और B, if A or B is infinite set,
finite set. If A or B is in finite set, then A cross B is also in finite set. Is also infinite. Infinite है ना। मतलब अगर A या B दोनों में से कोई और, देखिए ये एंड वाला इसलिए नहीं लिखते हैं ना, ये जो एंड लिखे हैं तो ये एंड वाला इसलिए नहीं लिखते हैं कि यहाँ दोनों में से अगर एक हो जा रहा है फाई तो A क्रॉस B फाई हो जा रहा है, तो दोनों होगा तो 100% है, 200% चांस है कि हो ही जाएगा। जैसे यहाँ सिर्फ हम एंड नहीं लिखे हैं, A और B जो है सो दोनों में से कोई अगर एक इनफाइनाइट सेट हो गया तो 100% चांस है कि A क्रॉस B मेरा भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो जब A और B में से कोई एक जो है इनफाइनाइट सेट हो गया तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट होगा, और अगर मान लो दोनों होगा तो 200% चांस है कि जरूर होगा वो इनफाइनाइट, है ना, इसीलिए एंड नहीं लिखे। दोनों में से कोई अगर एक इनफाइनाइट रहा तो A क्रॉस B भी करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब अनंत नंबर जाएगा, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते कहां तक जाएगा। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग को समझ में आ गया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के साथ ये 2-3 रिजल्ट आप लोग को समझ में आ गया, है ना। ये कोई 2-3 रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मूव करें हम नेक्स्ट में। चलिए अब ये 2-3 रिजल्ट तो समझ में आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है जो आपको एज इट इज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो एज इट इज पूछ देता है ना। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते कुछ रिजल्ट में, वो आपको एज इट इज याद रखना है। सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। है ना, ये क्या लिखा हुआ कि सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हमको बताना कि इसका रिजल्ट क्या क्या, वो आपको एज इट इज याद रखना है ना, क्योंकि एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। पहल का रिजल्ट क्या है, तो पहल का रिजल्ट क्या होता है कि अगर A क्रॉस B यूनियन C करेंगे तो क्या होगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद कीजिए किसको, सेट्स को। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B यूनियन, और हो जाएगा A क्रॉस C, है ना, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़े। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट है कि अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C हो जाएगा, A क्रॉस C हो जाएगा, है ना। आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर इसको याद रखना है। तीसरा है कि अगर A क्रॉस B माइनस का C रहा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा A क्रॉस B माइनस है तो माइनस का साइन और A क्रॉस C हो जाएगा, है ना। तीसरा रिजल्ट है ये। चौथा रिजल्ट क्या है कि यदि मान लेते हैं कि A क्रॉस B जो है सो B क्रॉस, या ऐसे लिखिए, चलिए कोई बात नहीं है, B क्रॉस A के इक्वल है। यदि A क्रॉस B जो है सो B क्रॉस A के इक्वल है। इसको हल्का लैंग्वेज में लिखने से क्या होता है ना कि हल्का सा ऐसे लिखिए आप, A क्रॉस B जो है ये इक्वल है B क्रॉस A से, है ना। A क्रॉस B ये इक्वल है B क्रॉस A से, तो ये कब पॉसिबल है, तो इफ एंड ओनली इफ
ये तभी पॉसिबल है जब A बराबर B हो, है ना। अगर A क्रॉस B और B क्रॉस C ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब 100% है, 200% चांस है क्या है कि A बराबर B होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पांचवा रिजल्ट में याद रखिए ये कि अगर इफ, नेक्स्ट में लिखा दे क्या, चलो आया। पांचवा रिजल्ट में याद रखें कि यदि A जो है सो सबसेट है B का, A जो है सो सबसेट है B का, तब क्या होगा, तब जो A क्रॉस B है ये भी सबसेट हो जाएगा किसका, तो ये सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस B क्रॉस A का, है ना। ये क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, है ना, कि जब भी A सबसेट, A क्या है, A मेरा सेट है तो A जो है सो सबसेट है B का, तो याद रखिएगा A क्रॉस B जो है सो ये सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B का और B क्रॉस A के इंटरसेक्शन का, है ना। पांचवा रिजल्ट है ये। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पांचों रिजल्ट क्लियर है। ये डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से टूटा है बाबू, क्रॉस है तो क्रॉस का साइन डाल दिए, यूनियन है तो बीच में यूनियन का डाल दिए। उसी तरह क्रॉस जो है बी के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन के साथ डाल दिए। ये भी जो है क्रॉस बी और सी के साथ चला जाएगा, बीच में डिफरेंस का साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन डाल दिए। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब 100% है कि ए बराबर बी होगा, तभी पॉसिबल है ऐसा, वरना कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ए सबसेट है बी का तो याद रखिएगा जो ए क्रॉस बी निकालिएगा ये भी सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट में मूव करते हैं। 6 नंबर रिजल्ट। 6 नंबर रिजल्ट कहता है कि यदि ए जो है वो सबसेट है बी का, है ना, ए सबसेट है बी का, तब क्या होगा, तो ए क्रॉस सी जो है ये भी आपका सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का, और सी जो है सी बी एनी सेट, है ना। सी जो है सो कोई भी एक सेट है, समझ में आया। मतलब अगर एक सबसेट है बी का तो अगर हम ये सी कोई अदर सब्जेक्ट सेट ले लिए, सी जो है सो कोई सेट ले लिए, तो अगर ए क्रॉस सी करेंगे तो ये भी सबसेट रहेगा बी क्रॉस सी का। समझ में आ गया। 7 नंबर रिजल्ट क्या याद रखना है कि यदि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का एंड बी सी सबसेट है डी का, सी जो है वो सबसेट है डी का, तब ए सबसेट है बी का और बी सी सबसेट है डी का, तब क्या होता है, तब ये बात याद रखिएगा जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है ये सबसेट रहेगा बी क्रॉस डी के, है ना। अगर ए जो है सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, तो इसका फर्स्ट मतलब ये दोनों आपस में क्रॉस होगा और ये दोनों आपस में क्रॉस होगा, तो ये भी जो है ए क्रॉस सी जो है सो सबसेट रहेगा बी क्रॉस डी का। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके 6-7 रिजल्ट हो गए जो आपको एज इट इज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि हमको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, हमको समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हमको उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पता चल गए। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, जिसका मेन टॉपिक है ना, रिलेशन। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी आ रहा है ये, उसके पहले उतना कथा जानना जरूरी था, है ना। अब रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। अब वो सब जब चीज समझ गए तो रिलेशन समझना कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन क्या होता है अभी हम आप लोग को तुरंत बताएं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिखे हैं वो कैसे निकालते हैं, ये सब सारा चीज बता दें आपको। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, तो ये जो है रिलेशन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है,
है ना, सिंपल सा। अब अभी अगर हम यही पहले बता देते कि रिलेशन क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट, तो आप लोग कहिएगा गुरुजी पहले ये तो बताइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है, इसीलिए इसको पहले बताया। ये रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो है इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ, it is a subset of Cartesian product, it is a subset of Cartesian product of sets, है ना, Cartesian product of sets। ये जो है सो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। कौन, रिलेशन। अब इसमें बाबू ये बात को हमेशा याद रखिएगा, पेयर आपको जरूर समझना, ऑर्डर पेयर 2-3 पेयर के साथ रहेगा तो वो अलग बात रहेगा, 3-2 रहेगा तो वो अलग बात रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई एक रिलेशन जो है डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ये भी मैटर करता है, ए टू बी बोल रहे हैं कोई रिलेशन डिफाइंड है ना। जैसे मान लेते हैं हम ए के अंदर रख दिए, ए के अंदर रख दिए, क्या रख दिए, तो ए के अंदर रख दिए ए बी, है ना, और बी के अंदर रख दिए 2-3। अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो सिंपल सा गुरुजी क्या निकलेगा। अब ये देखिए ए क्रॉस बी लिखे, ये याद रखिएगा हमेशा, ये जो ए पहले लिखा हुआ है इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो ए से रिलेट करेगा, अब बी बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो बाद वाले मतलब बी सेट से बिलोंग करेगा, है ना। अब जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा A2 और फिर हो जाएगा आपका A3, फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा मेरा A2 A3, फिर हो जाएगा B2 और B3, है ना। ये हो गया मेरा, ये क्या लिखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इसी का सबसेट होता है। इसका मतलब ये जो है सो A2 हो सकता है, B3 हो सकता है ना। ये हो गया मेरा रिलेशन बन गया ये। अच्छा रिलेशन ये बना तो ये कहां से कहां तक बना बाबू, तो ये रिलेशन जो है सो बना मेरा आर सच दैट ए टू बी, है ना। आर जो है सो एक रिलेशन है कहां से कहां की ओर है, तो ए से बी की ओर। ये याद रखिएगा, मतलब ये रिलेशन आपको जरूर है दिखाना कि कहां से कहां तक जा रहा है, मतलब कहां से कहां तक डिफाइंड है। मीन्स अगर ए टू बी है इसका मतलब ऑर्डर पे जितने भी बने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ए से होगा और जो सेकंड एलिमेंट है सो बी से होगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन अगर लिखते हैं तो यहाँ ए क्रॉस बी नहीं लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहाँ सेट्स को लिखा जाता है, तो सेट्स को जब लिखा जाता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये ससुरा ए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे ए से लिया होगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसे बी से लिखा होगा, लेकिन यहाँ आर लिखे केवल। अब यहाँ केवल जब आर लिखे तो यहाँ पता चल रहा है कि फर्स्ट सेट कौन है, सेकंड सेट कौन है, कोई नहीं है। लेकिन इसको आपको लिखना है कि ये जो क्या दिखाता है कि रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो डिफाइंड है ए से बी की ओर। अब ए से बी की ओर डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया गुरुजी कि जितने भी आप ऑर्डर पेयर लिखे हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग्स करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग्स करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो सेट्स वाले लिखे हैं ये तो सबसेट है ना ये सेट्स का, क्योंकि ये तो दादा है, ये उसका बेटा है मतलब पापा है कि नहीं, सबसेट है। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, तो रिलेशन जो है ना जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े हैं बस वही है, उसका सेट होता है, उसका क्या होता है, उसका सबसेट होता है। रिलेशन जो है उसी का क्या होता है, सबसेट। यहाँ देख लिया, क्या बताइए रिलेशन में कोई दिक्कत। और एग्जांपल लेते हैं और बढ़िया से क्लियर होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं और दूसरा, जैसे हम ए की जगह पर ले लिए 1 2 3 और बी की जगह पर ले लिए हम 5 6 7 और 8, है ना। अब ये देखिए ए बी लिए, अब हम एक रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं, वो किस प्रकार है, सच दैट आर जो है वो रिलेटेड है किस प्रकार, तो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, है ना। अब इसका अगर रिलेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसका रिलेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 6 1 8,
है ना, 2 6 बस, है ना, इतना भी लिख के छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा रिलेशन है। लेकिन वहीं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे गुरुजी तो हमको सारा लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें अगर 3 एलिमेंट है, इसमें अगर 4 एलिमेंट है, तो टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे जब A क्रॉस B लिखेंगे तो। अब A क्रॉस B लिखेंगे तो 12 ऑर्डर पेयर बनेगा। लेकिन जब रिलेशन लिखेंगे तो कुछ जरूरी नहीं है कि 12 ऑर्डर पेयर बनेगा, ये बन भी सकता ना भी बन सकता। क्यों? क्योंकि हम आपको तुरंत अभी बताएं कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, ये जो है सो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे आपको रखना पड़ेगा, और रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन उसका सबसेट होता है। तो हम रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि 1 6 है, 1 8 है, 2 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये रिलेशन समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड एक आता है ये क्या, डोमेन और रेंज। वो भी समझ लीजिए कि अगर आपको पूछे कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, है ना, रिलेशन। तो डोमेन और रेंज क्या होता है रिलेशन का, है ना, डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज बड़ा आसान है बाबू, डोमेन और रेंज जो है सो बड़ा आसान है। अब अंग्रेजी में भांजेंगे नहीं, हम समझते हैं। जैसे हम यही लिए एक रिलेशन, है ना, यहीं से उठा लेते हैं। एक रिलेशन लिए हम, ये एग्जांपल इसका अलग ले ले क्या, चलिए अलग ले लेते हैं और बढ़िया से क्लियर होगा। A इज इक्वल टू ले लेते हैं हम क्या ले लें, माइनस का 1 और 0 ले लेते हैं, और B इज इक्वल टू ले लेते हैं X और Y ले लेते हैं, है ना। और एक रिलेशन जो है सो डिफाइंड है। अब अबर जो है सो डिफाइंड जो है सो B से A की ओर है, A या B है, अभी का डोमेन और रेंज समझ जाए, उसके बाद इसको अल्टा पट्टा करेंगे। A से B की ओर है ना, एक रिलेशन जो है सो डिफाइंड है A से B की ओर, समझते जाइएगा। तो A से B की ओर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर हुआ जो है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A से बिलोंग्स करेगा। मतलब हम ले लिए माइनस का 1 Y, फिर ले लिया माइनस का 1 X, फिर ले लिया 0 Y और फिर ले लिया हम 0 X, है ना। ये ले लिए हम, क्या एक रिलेशन बन गया। इसमें सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 ऑर्डर पेयर, 4 आ गया, 4 एलिमेंट, ये एक रिलेशन बन गया। अब हमको इसमें बताना कि डोमेन और रेंज क्या होता है। अभी मेरा टॉपिक वही है, क्या है कि डोमेन और रेंज जो है तो रिलेशन का कैसे बताते हैं। तो अगर हम इसका आरे डालते हैं, तो अगर हम इसका डोमेन पूछें, अगर इसका गुरुजी हम क्या पूछें, तो अगर इसका हमारा डोमेन पूछें, डोमेन कि डोमेन बताइए आप रिलेशन का, इस रिलेशन का। और अगर हम रेंज पूछें, रेंज बताइए इस रिलेशन का, तो बता सकते हैं इजीली। कैसे बता सकते हैं गुरुजी, तो बताया नहीं अभी तक। तो डोमेन क्या होता है बाबू, है ना, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है जो रिलेशन बना, जो आपका रिलेशन बना, तो जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा क्या कहलाएगा, डोमेन। अब बात को समझिए, फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं ये जो है, हम 0x को हटा दिए। अभी एक बात और समझाना जरूरी। अच्छा, लिखने में कोई दिक्कत है क्या, लिख देते हैं, क्या है कि बहुत आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्या बोले कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है कि रिलेशन जो लिखे है, जो ऑर्डर पेयर बना है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा डोमेन कहलाएगा। इसका मतलब यहां देखिए, ये माइनस का 1 है और ये आपका 0, ये मेरा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। -1 है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, तो ये -1 0 मेरा क्या कहलाएगा, डोमेन। और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है जो ऑर्डर पेयर लिखे गुरुजी, उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरा कहलाएगा क्या चीज, रेंज कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा, रेंज, सेकंड एलिमेंट हुआ। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, तो सेकंड एलिमेंट है yx, है ना, yx या xy, तो xy मेरा क्या कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। मतलब जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिखते हैं गुरुजी, नहीं, रिलेशन लिखते हैं आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हटाए, क्योंकि हम लोग डोमेन और रेंज किसका पढ़ रहे हैं, रिलेशन का। जो रिलेशन लिखा जाता है, अब रिलेशन के अंदर तो ऑर्डर पेयर ही रहते हैं। अब वो जो ऑर्डर पेयर हुआ का जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ है, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा कहलाएगा डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट हुआ है वो मेरा कहलाएगा रेंज। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस बात से आप लोग को ये चीज समझ में आ गया ना। मान लेते हैं, समझिए बात को,
ये बात समझ में आ गया कि ये जो आपका डोमेन है ना गुरुजी, नोट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहां क्या लिखना चाहे कि ये जो आपका डोमेन है, ये जो आपका डोमेन है, डोमेन, ये डोमेन, ये जो सबसेट होता है किसका, ये सबसेट होता है ए का, है कि नहीं। ये जो है जैसे यहां जो है सो एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए से बी, इसका मतलब ये जो डोमेन वाला एलिमेंट है ना, ये सबसेट रहेगा ए का। अब सबसेट लिए हैं, अब यहाँ देखिए माइनस का 1 0 आ गया, यहाँ भी माइनस का 1 0 हो सकता है। इसको हटा देंगे बाबू तो भी मेरा, अगर मान लेते, बात को समझिए, अगर इसको हटा दिए है ना, इसको भी हटा दिए तो यहां से मेरा डोमेन क्या बनेगा, माइनस का 1। इसका मतलब ये जो डोमेन है ये आपका सबसेट होता है किसका, सेट ए का। मतलब हो सकता है कि सारा का सारा एलिमेंट आ जाए और हो सकता है सारा का सारा एलिमेंट ना आवे, तो सबसेट होता हमेशा किसका, ए का। और उसी तरह अगर हम रेंज के बारे में बात करें, एंड रेंज जो है, रेंज वो सबसेट होता है किसका, तो वो सबसेट होता है सेट बी का। अब यहाँ रिलेशन जो है सो डिफाइंड है कहाँ, ए से बी की ओर, ये याद रखिएगा। इसमें जो है सो रिलेशन मेरा डिफाइंड है ए से बी की ओर, समझ में आया। ये जो रिलेशन में है मेरा डिफाइंड है फ्रॉम ए से बी की ओर। यहाँ हल्का सा इसको, अभी गड़बड़ा जाएगा आप लोग, यहाँ की क्या लिख दिए गुरु जी। ये डोमेन जो है सो हमेशा होता है, ये यहाँ हल्का सा नोट में और यहाँ लिख देना आप लोग को कि यह जो एक रिलेशन है, वो रिलेशन जो है सो वो सच दैट इस प्रकार है कि ए से बी की ओर है ना। रिलेशन जो डिफाइंड है ए से बी की ओर है, तो जो आपका डोमेन है वो फर्स्ट सेट का सबसेट होता है, जो रेंज है वो सेकंड सेट का सबसेट होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को रिलेशन समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं, है ना। रिलेशन आप लोग को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा बड़े लिख दिए क्या, चलिए अब हम लोग किसमें मूव करते हैं। तो ये आप लोग को रिलेशन समझ में आ गया, उसका डोमेन और रेंज समझ में आ गया, है ना। तो रिलेशन में बस बेसिकली इतना ही समझना था, डोमेन और रेंज और रिलेशन। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भरपूर सवाल मिलेगा आपको, है ना। यहाँ तक को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू लोग। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट में। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट, और नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन मान लेते हैं कि क्या मानते हैं कि एक रिलेशन जो है सो डिफाइंड है एक, है ना, कि लेट अ रिलेशन, लेट अ रिलेशन, let a relation R, let a relation R is defined on set A, set A, है ना। कि मान लिया कि एक रिलेशन जो है सो डिफाइंड है सेट ए में, let a relation R is defined on set A। अब इसका फर्स्ट टाइप का रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन आपका वॉइड रिलेशन, वॉइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पट्टी रिलेशन, एक ही नाम है आपका। और इम्पट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नल रिलेशन। ये सारा एक ही टाइप का है ना, नल रिलेशन। नल रिलेशन ये क्या होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, तो पता ये चल रहा है कि एक ऐसा रिलेशन बनेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना रहो, कोई ऑर्डर पेयर ही ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन या इम्पट्टी रिलेशन, है ना। ये सारा जो है एक ही रिलेशन होता है। तो देखिए मानते हैं कि लेट ए बी अ सेट, बी अ, लेट ए बी अ सेट, देन फाई जो है अगर सबसेट बन जाए, हम एक रिलेशन लिखे बाबू, एक ही रिलेशन में डिफाइंड किए हैं, ए और बी एक ही सेट में रिलेशन को डिफाइंड किए हैं, तो ए क्रॉस बी ए ही होगा
अगर ए बी लिखते तो ए क्रॉस बी रहता। हम एक ही सेट लिए हैं और उसी के ऊपर रिलेशन डिफाइंड किए हैं, इसका मतलब ए क्रॉस ए ही बनेगा। बात को समझे कि नहीं? जैसे दो सेट है, इसके पहले हम जितना भी लिए हैं ये दो सेट बन रहा था, दो सेट बना रहे थे हम, ए बी अलग अलग बना रहे थे। तो ए बी अलग अलग बना रहे थे, दोनों में ए बी यहाँ अलग अलग बना रहे थे, इसलिए ए क्रॉस बी निकलता था या बी क्रॉस से निकलता था। यहाँ हम एक ही सेट वाली ए, तो ए क्रॉस ए ही रहेगा। समझ में आया? तो जो आपका लेट ए बी अ सेट देन फाई जो है इज देन फाई सबसेट अगर ए क्रॉस ए का कॉल्ड वर्ड रिलेशन, वर्ड रिलेशन। समझ में आया? तो वर्ड रिलेशन किसको बोलते हैं? मतलब जिस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई ऑर्डर पेयर ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रिलेशन। देखिए लिखे कि लेट ए बी अ सेट देन फाई का मतलब क्या होता है? जीरो, निठल्ला एकदम, कुछ नहीं है एकदम। तो जो ये फाई है वो सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का, तो हम लोग बोलेंगे वर्ड रिलेशन। ये ए क्रॉस ए से चिंतित नहीं होना आपको, हम यहाँ एक ही सेट में रिलेशन को डिफाइंड किए, इसीलिए गुरुजी ए क्रॉस ए लिखे। अगर यहाँ दो सेट लिखते ए और बी तो यहाँ ए क्रॉस बी लिखाता, अगर तीन सेट लिखते तो लिखाता ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर चार सेट लिखते तो आगे लिखाता। मीन्स हम अगर एक सेट लिखे तो रिलेशन में डिफाइंड ए क्रॉस ए में। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो ए फाई है जो सबसेट रहेगा केवल ए का, तो ये तो सारा एक सेट हो गया ना। ये हमको रिलेशन दिखाना, हमको ये टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहा है, तो ये वर्ड रिलेशन पढ़ रहा है। तो रिलेशन कब बनेगा? रिलेशन बनता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं गुरुजी, उसी का सबसेट रहता है रिलेशन। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनना चाहिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनना है ए क्रॉस ए। अगर यहाँ क्रॉस नहीं लिखते हैं तो एक मामला गड़बड़ा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि जब सेट दो में डिफाइंड रहता है तो ए क्रॉस बी लिखते हैं, तीन में रहता है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखते हैं, और यहाँ जो रिलेशन है वो डिफाइंड है कहां? सिर्फ ए सेट में, तो ए क्रॉस ए ही लिखाएगा, आपस में ही मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए लिखे हैं कि फाई जो सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा वर्ड रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड में। सेकंड में मेरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। आप लोग जो है सर नाम से पकड़ लीजिए डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब है कि सारा जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जितना भी आपका रिलेशन बन रहा है, उसका सारा एलिमेंट आएगा। इसका मतलब हो गया कि जो लेट ए बी अ सेट है ना, लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस ए बी नहीं सबसेट होगा अगर ए क्रॉस ए का कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया? ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया? तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया कि जितना भी रिलेशन में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे गुरुजी, बेसिकली रिलेशन में क्या लिखा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो वो जितना लिखे हैं उतना ही मेरा एक सेट बन जाएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे, मतलब जितना आपका रिलेशन में एलिमेंट है, जितना भी रिलेशन में आपका ऑर्डर पेयर है, उतना ही मेरा अगर ये ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा क्या चीज? यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाएगा कि मतलब अब यहाँ एक क्रॉस से लिखे हैं, अब एक हम रिलेशन मान लेते हैं डिफाइन किए हैं कि एक रिलेशन जो है आर है, वो डिफाइन कर दिए हम कि मेरे इसके अंदर है A1 B1, मान लेते हैं B2, ये दो एलिमेंट है ना, दो ऑर्डर पेयर है। और एक रिलेशन R1 डिफाइन कर दिए, R1 जो से डिफाइन कर दिए, R1 डिफाइन क्या किए? तो R1 में भी है मेरा B2 और A1 है, A1 है। इसका मतलब ये मेन रिलेशन और R1 में डिफाइंड किया हूं, तो R1 जो R है मेन रिलेशन, उसके अंदर ये दो ऑर्डर पेयर है, और R1 में भी सोच रहा दोनों एलिमेंट सेम है। इसका मतलब ये जो R1 है मेरा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका जितना भी ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। समझ में आया? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जितना भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर लिखे बाबू, वो उतना ही अगर लिखा जाएगा सेट्स के अंदर, किसी सेट्स के अंदर, तो वही मेरा कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन किसी एक रिलेशन में। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये दो रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा।
नोट में एक बात और लिख दीजिए। अच्छा, ये चीज हल्का सा बात को समझिए, ये हम जो दो बात लिखे हैं, ये फिर से बात को समझिए। ये फाई लिखा है, ये क्रॉस ए लिखे, ये ए क्रॉस ए है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए। और ये भी क्या दिखा रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बी। हम लोग अभी तुरंत क्या बोले कि जो आर लिखते हैं गुरुजी, ये जो है सबसेट रहता है ए क्रॉस ए का, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहता है। अब ये पहले का डेफिनेशन में कहता है कि अगर फाई जो है सो सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का, तो हमको बोलेंगे इसको वर्ड रिलेशन। लेकिन अगर जैसे हम ए क्रॉस ए लिखेंगे और ये अगर सबसेट बन जाएगा ए क्रॉस ए का, तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मतलब है कि यहां जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन में सारा एलिमेंट है जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। हम अभी रिलेशन बोल रहे थे, वो बाय मिस्टेक बोला जा रहा था, बट वो गलत है। हम ये आप फिर से समझिए, ये कहना चाह रहा है कि ये एक रिलेशन है, ये जो है आपका रिलेशन है, ये जो है सो आपका क्या है, तो ये मेरा एक रिलेशन है। ये जो बाबू लोग, ये मेरा एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये जो है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये मेरा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तुरंत बताया हम कि जो रिलेशन है वो क्या होता है, तो रिलेशन जो है सो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब यहां ये कहना चाह रहा है कि जो रिलेशन बना रहे हैं, जितना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर रहेगा उतना ही आपका रिलेशन में रहेगा ऑर्डर पेयर। और अगर ऐसा रहा तो ही हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है उतना ही अगर रिलेशन में ऑर्डर पेयर आ गया तो वही मेरा कहलागा क्या चीज? यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां रिलेशन बोल दे रहे थे, वो गलती थी, है ना। चलिए, अब यहां नोट में आप लोगों को क्या याद रखना है? अब देखिए, नोट में हमको एक बात याद रखना है। यहां नोट में क्या याद रखना है? तो नोट में याद रखना है कि जो वर्ड रिलेशन है वो सबसे छोटा हो सकता है, क्योंकि इससे छोटा थोड़ा ना होगा। अब यहाँ क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, तो कोई ऑर्डर पेयर नहीं बना तो ये सबसे छोटा रिलेशन हो जाएगा। तो जो आपका वर्ड रिलेशन है, वर्ड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, इज कॉल्ड the smallest relation, the smallest relation। वर्ड रिलेशन है वो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, क्योंकि उससे छोटा हो नहीं सकता है। और यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे लार्ज रिलेशन है, क्योंकि ऑर्डर पेयर का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सारा एलिमेंट आ जा रहा है उस रिलेशन में। अब इसमें बचा ही क्या, मतलब ए क्रॉस ए में निकाले, ये सबसेट बन जा रहा है ए क्रॉस ए का, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा एलिमेंट इस रिलेशन में आ जा रहा है, तो पूरा का पूरा इस रिलेशन में आ जा रहा है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा, इससे बड़ा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम रिलेशन बताएं क्या, रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये सोच रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी एलिमेंट है ना, सब हम आ जा रहा है रिलेशन में, इसका मतलब वो सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा। तो वर्ड रिलेशन है वो, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिलेशन। और अगर वहीं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात करें तो उसको बोलेंगे लार्जेस्ट रिलेशन। वर्ड रिलेशन इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन is called the largest relation, is called the largest relation। समझ में आ गया? जो आपका वर्ड रिलेशन है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है, और जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है वो सबसे बड़ा रिलेशन रहता है। ये बात समझ में आ गया? तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में अभी दो रिलेशन आप लोगों को बताएं, एक बताएं आपका इंपैरेटिव रिलेशन और दूसरा बताएं आपका वर्ड रिलेशन। इंपैरेटिव रिलेशन है, दूसरा बताएं यूनिवर्सल रिलेशन। उससे एक बात ये पता चल गया कि वर्ड रिलेशन जो है सो दुनिया जहां का सबसे छोटा रिलेशन है, और अगर यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा रिलेशन है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट टाइप में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है ना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, समझिएगा बात को। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो लेट ऐसे लिखे, अ रिलेशन,
relation R, a relation R is said to be identity relation, है ना। A relation R is said to be identity relation if every element of A, if every element of A is related to itself, only, क्या लिखे बच्चों लोग? तो एक ऐसा रिलेशन R मान लिए, उसको हम लोग बोलेंगे एक आइडेंटिटी रिलेशन है। कब? जब A सेट का सारा एलिमेंट रिलेटेड रहेगा केवल अपने आप से, केवल, यहां ओनली लिखे, बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम एक ही सेट्स में रिलेशन को डिफाइन किए हैं, तो एक के अंदर रख लिए बाबू हम 1, 2 और C रख लिए, है ना। और अगर हमें कोई रिलेशन लिख ले हैं, रिलेशन में क्या लिख रहे हैं? तो रिलेशन में लिख रहे हैं हम 1, 1, 2, 2 और C और C। तो ये मेरा कहलाएगा क्या चीज? आइडेंटिटी रिलेशन है। ये मेरा कौन सा रिलेशन कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गुरुजी कि एक रिलेशन R जो है, मतलब रिलेशन R जो, उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे कब? जब A का सारा एलिमेंट वो खुद से केवल रिलेटेड हो। ओनली लिखे बाबू, ओनली मतलब केवल खुद एलिमेंट से ही रिलेटेड हो, उसके अलावा किसी से रिलेट ना हो। जैसे हम यहाँ 1, 2 लिख देते हैं तो बात को गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये खुद से रिलेटेड है क्या? कि नहीं रिलेट है। यहाँ देखिए 1, 1 से है, 2, 2 से, C मतलब, है ना, 1, 1 से, 2, 2 से, C से है। इसका मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया? और वहीं अगर हम एग्जांपल में मान लेते हैं, इसको बढ़ा के अगर 1, 2 लिख देते हैं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता क्या? नहीं कहलाता, क्योंकि 1 जो है सो 2 से रिलेट है। और यहाँ क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि प्रत्येक एलिमेंट जो है का, वो केवल अपने आप से रिलेटेड है, टू इटसेल्फ ओनली लिखा हुआ है ना। तो ये बात गड़बड़ा जाता है। चलिए जी, ये मेरा क्या कहलाएगा? तो ये मेरा कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। हम एग्जांपल ज्यादा नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा ना। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। और उसके बाद अगर हम फोर्थ में लेते हैं, अब फोर्थ में आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि लेट, ये लिखिए आर रिलेशन। अच्छा, ये आर, ये शॉर्ट फॉर्म अपना रहे ना, लिखे उसके प्राइम, तो रिलेशन ही होगा। और रिलेशन आर इज said to be reflexive relation if every element of A is related to itself। इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि रिलेशन आर को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कब? जब ये जो है सो कोई मतलब रिफ्लेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड रहे इटसेल्फ से। आप कहिएगा इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो देखिए बाबू लोग, यहाँ जो सो ओनली लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे? ओनली। ये बात को समझिएगा, यहाँ ओनली लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। वही मेजर डिफरेंस है। ओनली का मतलब क्या कि उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या है? ये बड़ा ही सीधा साधा लड़का है
है ना। ये जो है मान लेते हैं अगर हम कोई रिलेशन लेते हैं, हम एक कोई सेट लेते हैं, एक जगह पर मान लेते हैं यही ले लेते हैं हम 1 to C, है ना, बढ़िया से क्लियर होगा। 1 to C एक ही ले लिए हम। अब ये लिए बाबू लोग, ये जो लिए हम सेट, अब यहाँ जो रिलेशन आएगा ना वो इटसेल्फ तो रहेगा ही, मतलब 1 1 तो रहेगा ही, 1 1 2 2 1 1 2 2, फिर आपका C C ये तो रहेगा ही। इसके अलावा अगर हम 1 2 है ना 1 2 2 C लिख दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मेरा ये बात सही है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, तो मेजर डिफरेंस ये है कि किसी सेट में अगर कोई रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं हम, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन तब कहलाएगा जब उस सेट्स का सारा एलिमेंट केवल उसी एलिमेंट से रिलेट हो। लेकिन वहीं अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बात करें तो सारा एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेट हो तो ही कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन उसके अलावा कोई और एलिमेंट आता तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब यहां देखिए 1 1 2 2 C तो आया, लेकिन साथ साथ में 1 2 भी आ गया, 2 C भी आ गया, तो ये भी मेरा कहलाएगा क्या चीज, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा कि नहीं, यहां ओनली लिखा हुआ, ओनली का मतलब है कि केवल ही केवल अपने आप से रिलेट होना है। ओनली लिखा हुआ, यहां ओनली है क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये बात को समझिएगा। मतलब इस बात से हम अगर समराइज करना चाहें तो इस बात से हम लोग ये समराइज कर सकते हैं, अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो ये बात ये तो दोनों बात क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं, है ना। अगर हम समराइज करना चाहें तो ये बात यहां नोट में लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं नोट में, तो नोट में हम लोग ये लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं ये कि आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट आइडेंटिटी रिलेशन जो है सो हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरी या नीड नॉट, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन need not be identity relation, be identity relation, है ना। क्या लिखे बच्चों लोग, आइडेंटिटी रिलेशन लिखे ये कि आपका जो ये आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सो नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सो जरूरी नहीं है कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। यहां एग्जांपल में देख लिए। अब इसको क्या आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कर सकते क्या, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, C C से, तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको आइडेंटिटी रिलेशन कर सकते हैं क्या, नहीं। इस बात से ये समझ में आ गया कि सारा का सारा जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सो इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कर सकते, वही लिखे हैं। अच्छा, हो भी सकता है जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, लेकिन सारा का सारा जो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है ना। नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ये जरूरी नहीं है आपका। ये बात क्लियर हो गया। ये चौथा रिलेशन तक पढ़ लिए, है ना। ये चौथा नंबर का रिलेशन था। 5th नंबर रिलेशन में आते हैं, आता सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म अपना रहे बाबू ना, a relation R is said to be symmetric relation, said to be symmetric relation if and only if मान लेते हैं कि अगर ए बी जो है सो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, देन
देन अगर बी ए भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो कहेंगे कि आपका रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो अगर उसका उल्टा कर दे, ऑर्डर पेयर का उल्टा कर दे हम, तो बी ए भी अगर बिलोंग्स करेगा आर से तो ये बोलेंगे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जांपल के थ्रू समझिए, एग्जांपल के थ्रू मतलब ऑर्डर पेयर को सिर्फ रिवर्स रहना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल में, हट जा, एग्जांपल में हम वही ले लें बाबू। एग्जांपल में वो आपका 1 to C लिए, 1 to C कोई सेट है ना। अब एक यहाँ रिलेशन बना, अब रिलेशन में अगर यहाँ है ना, रिलेशन में यहाँ अगर 1 2 है तो यहाँ अगर 2 1 हो गया और अगर 1 1 है तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि ये कोई एक ऑर्डर पेयर उठाइए, ये ए बी बन गया, तो ए बी में मेरा क्या है, तो ए बी में मेरा 1 2 है ना, तो ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। अब इसको जस्ट उलट देंगे तो क्या बनेगा, 2a, तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, एकदम कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा जी, अब ये 1 1 है तो 1 1 ए है, इसको पलट देंगे तो भी 1 1 ही बनेगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब जो ऑर्डर पेयर लगी है गुरुजी, अगर उस ऑर्डर पेयर को अगर हम उलट दें और वो भी किसी रिलेशन में बिलोंग करें तो ये हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? अच्छा, अब इस बात से ये समझ में नहीं आया आपको कि इस बात से हमको नोट में हल्का सा एक बात और लिख लेना चाहिए था। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद क्या लिखना चाहिए था कि इसमें जो है ना सिमेट्रिक रिलेशन में आर जो निकालते हैं वो आर इनवर्स के इक्वल रहता है। इन दिस रिलेशन इस रिलेशन में जो है, इन दिस रिलेशन आर जो है, आर वो किसके इक्वल रहता है, आर इनवर्स के। देखिए आप, है ना। अब ये आर इनवर्स क्या होता था, आर इनवर्स में कंफ्यूजन नहीं होना। आर इनवर्स बेसिकली क्या कहता है, तो जितना भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं आर का, उसको बस ऑर्डर पेयर पर रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे यहां ये आर है, ये आर लिखे हैं, इसका अगर हम आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो आर इनवर्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर पेयर का रिवर्स कर देना। यहां 1 2 है तो यहां 2 1 कर दीजिए, 2 1 कर दीजिए। यहां आपका क्या है, 2 1 है तो यहां 1 2 कर दीजिए, और यहां 1 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। तो ये मेरा कहलाएगा आर इनवर्स। अब यहां देखिए आर बराबर आर इनवर्स है कि नहीं, तो याद रखिएगा जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है वो आपका आर इनवर्स के भी इक्वल होता है ना। तो आपका ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है ना, यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रहेगा सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उसको अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करें, मतलब अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो 2 1 अगर बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो ये हम लोग कहेगा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन में एक बात और याद रखना है कि उसका अगर आर का इनवर्स निकालेंगे, मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालेंगे तो भी अगर आर के इक्वल आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। दो रिलेशन मतलब दो डेफिनेशन बन गया सिमेट्रिक रिलेशन का। अगर आर इनवर्स अगर आर के इक्वल है तो भी कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है, वरना जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहा है अगर उसको उल्टा करके देखेंगे उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो भी कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर रिलेशन में आते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो उसके डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक डेफिनेशन नहीं लिख रहे, बस आप लोग को सुना दे रहे हैं, सुन लीजिए, उतना ही से क्लियर हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन बन रहा उस रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर ए बी का फॉर्मेट में होगा तो अगर बी ए बी अगर रिलेशन में होगा तो ही कहेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है, और अगर ना हो बच्चों लोग, अगर ना हो तो इसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात को समझिए, जैसे हम अगर आपसे पूछे देखो सवाल, अब वो सवाल का जवाब हम बोल दे कि बाबू सही नहीं होगा ट्रू और फॉल्स में, तो ट्रू नहीं होगा तो 100% चांस नहीं है, 200% चांस है कि ट्रू अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। उसी तरह अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा आर से और बी ए भी बिलोंग्स करेगा आर से तो कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, लेकिन जब बी ए बिलोंग्स ना करेगा आर से तो बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो उसकी डेफिनेशन की कोई आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट 6 नंबर हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिए, हम जानते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अ रिलेशन R is said to be
is said to be transitive relation. Transitive relation. A relation R is said to be transitive relation if and only if कि अगर ए बी बिलोंग्स करेगा आर से एंड बी सी बिलोंग्स करेगा आर से, बी सी बिलोंग्स करेगा आर से, तब जब ए सी बिलोंग्स करेगा आर से तो ही कहेंगे हम लोग ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोले बाबू, देखिए कि एक रिलेशन आर को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं कब, जब मान लेते कोई एक ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर ए बी एलिमेंट वो बिलोंग्स कर आर से, कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है जो बी से वो बिलोंग्स कर आर से, लेकिन कब, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयरवा का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयरवा के लास्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयरवा के लास्ट एलिमेंट से ऑर्डर पेयर अगर बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में तो ही कहेंगे हम लोग क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया गुरुजी? कुछ पल्ले से बाहर हो गया। आते एग्जांपल में जैसे एक जगह पर ले लेते हैं वही बाबू 1 to C लेके चल रहे हैं ना, तो 1 to C ले लेते हैं और एक कोई रिलेशन बना दिए हम। एक रिलेशन क्या बना दिए, एक बना दिए 1 2 की, है ना, 1 2 की बना दिए, एक बना दिए हम 2C की, और फिर एक क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर बना दिया हम 1C की। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, एकदम है। देखिए ये ए बी है 1 2, ये BC है मेरा 2C, तो मेरा AC भी इसी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। AC का मतलब क्या चाहिए, 1C भी है, इसका मतलब ये रिलेशन मेरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए समझिए, आप डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ना रटने की आवश्यकता है, बस आपको मैथमेटिक्स टर्म्स समझ में आना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें दो ऑर्डर पेयर की बात होगा गुरुजी, कि AB अगर बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में, है ना, कोई ऑर्डर पेयर AB है वो बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में, कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है BC जो है सो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। लेकिन अगर AC उस ऑर्डर पेयर, AC जो ऑर्डर पेयर है वो उस रिलेशन में बिलोंग करे तो 100% है, 200% चांस है वो रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहां देखिए AB मेरा 1 2 है, BC मेरा 2C है, तो यहां देखिए AC कौन होगा 1 और C, 1 से भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एकदम बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया? अब ऐसा बार बार होता नहीं है कि ये फर्स्ट और फर्स्ट से हो सकता है, यहाँ से मैच कर जाए, यहाँ 2C यहाँ C1 होगा तो वहाँ 1C होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बेसिकली ऑल ओवर बात यही कह रहे हैं कि दो आपका ऑर्डर पेयर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट से मिलकर एक जो ऑर्डर पेयर बनेगा, अगर वो भी उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा तो ही कहेंगे हम लोग कि ये रिलेशन जो है सो ट्रांजिटिव रिलेशन है। कोई दिक्कत इस रिलेशन में? कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है लास्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। 7वां नंबर रिलेशन जो है आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब a relation R is said to be an equivalence relation, if it is reflexive, symmetric and transitive। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है वो आपको बखूबी समझ में आता है। एग्जांपल में अगर लिखना चाहे तो सिंपल सा एग्जांपल इसका है, इसे एग्जांपल में ले लिए हम A = 1 to C लिए हैं, 1 to C। एक रिलेशन लिख लिए, मान लेते हैं हम R एक रिलेशन ले लेते हैं, कौन सा रिलेशन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 1 1 2 2 और C।
ये मेरा देखिए तीनों रिलेशन है, मेरा ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये मेरा कौन सा रिलेशन कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों रिलेशन समझ में आ गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझना कोई डिफिकल्ट काम है क्या? नहीं काम है, क्योंकि तीनों रिलेशन तो हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? जो तीनों रिलेशन हो, मतलब जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन इतना ही आता है, इससे आगे नहीं आता है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है कुछ रिजल्ट्स, वो आपको याद रखना जरूरी है। यहां क्या लिख देते हैं? सम रिजल्ट्स। सम रिजल्ट्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है। वो क्या है? तो पहल का क्या है? तो पहल का ये है कि अगर इफ R and S are equivalence relation, then अगर R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों लोग, तो अब क्या होता है? तब अगर इसका हम इंटरसेक्शन भी करेंगे तो भी मेरा देन R इंटरसेक्शन S is also an equivalence relation, equivalence relation। फर्स्ट रिजल्ट ये याद रखिएगा कि जब भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी करेंगे तो भी मेरे रिजल्ट के तौर पर क्या आएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा बात याद रखिएगा, इफ R is an equivalence relation, then R inverse is also an equivalence relation, an equivalence relation। मतलब अगर R जो है सो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी निकालिएगा तो मेरा कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। और थर्ड रिजल्ट याद रखिएगा, इफ R and S are equivalence relation, then if R and S are equivalence relation, then तो आप लोग को लग रहा होगा कि यूनियन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। R union S, if R and S are equivalence relation, then R union S is not necessarily an equivalence relation, equivalence रिलेशन, है ना। तो ये तीन रिजल्ट जो है सो आपको एकदम जवान पे होना चाहिए। कौन सा तीन रिजल्ट है? पहला क्या है बाबू कि अगर R और S दो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इंटरसेक्शन में निकालिएगा तो 200% चांस है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। और अगर उसका यूनियन निकालिएगा तो जरूरी नहीं है कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। इंटरसेक्शन तो 100%, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन रहता है, लेकिन दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन जो है सो जरूरी नहीं है कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। और अगर R कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी मेरा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीन रिजल्ट जो है सो आप लोग को याद रखना है। R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपका R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R यूनियन S करेंगे तो ये जरूर नहीं है कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, नॉट नेसेसरी है ना इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीन रिजल्ट याद रखिएगा। तो रिजल्ट जितने भी रिलेशन थे बाबू वो आप लोग को सारा चीज करवा दिया गया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा यहाँ एक चीज छूट गया था मेरा, वो क्या छूटा था?
कि जो आपका रिलेशन बताया था ये क्या होता है। अब अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोल निकालने के लिए तो हम क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे, है ना। तो रिलेशन तो समझ में आ गया। यहाँ एक चीज छूटा हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं, पी 2 के पावर में पी इंटू की करते हैं। पी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। वो हम बता देंगे क्वेश्चन के थ्रू, डोंट वरी इसके लिए। तो आप लोग को जितने भी कंसेप्ट थे बाबू वो सब सारा करवा दिए गए था। रिलेशन क्या होता है सो बता दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, डोमेन और रेंज रिलेशन का कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज डिस्कस कर लिया गया था। अब ये जितना चीज बताया गया बाबू आप लोगों को बढ़िया से वीडियो देखिए और ईच एंड एवरी समझने के प्रयास कीजिए। जब ईच एंड एवरी समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट डे जो हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे और आपसे 100% 200% चांस देते हैं, 200% की गारंटी देते हैं कि आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा आपसे। कब, जब ये वीडियो आप देखते हैं तब, है ना। तो आज जो है रिलेशन को कंप्लीट कर लें, कल जो है इसके जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।